जय हिंद। आज जो है हम लोग टीआरई 3 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 22 जुलाई 2024 को जिसका एग्जाम हुआ था 9-10 का एसएसटी लेके आया है, यानी सोशल साइंस। अगर आप भी टीआरई 4 का तैयारी करते हैं तो टीआरई 3, टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देखें, क्योंकि आपको अगर ये क्वेश्चन देखते हैं तो इससे आपको जो है सिलेबस समझ में आता है और ये बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये आपको स्ट्रेटेजी समझ में आएगा कि बीपीएससी किस सेक्शन से कब और कितना क्वेश्चन डाल दिए ये कहना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो इसका सिलेबस जो था तो एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों का था। बट इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है तो एंशिएंट और मेडिएवल का क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडर्न का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और एंशिएंट से भी वो भी एक ही सेक्शन से पूछा गया है, कुछ ही सेक्शन से पूछा गया है। तो इसीलिए आप जो है अगर टीआरई 4 का तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें। तो आज हम लोग लेके आए हैं 9-10 का एसएसटी का यानी सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटो हिस्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर बी आद इतिहास, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जो है इसका राइट आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है सिंधु घाटी स्थल सुत्का गोंडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दासक नदी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बलूचिस्तान क्षेत्र में है। अभी ये बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दासक नदी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है सिंधु घाटी स्थल हुलास, ये जो हुलास है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो हुलास जो है भारत के यूपी में स्थित है, और यूपी ऑप्शन नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी ये जो है हुलास एक जगह है जो यूपी में स्थित है और यूपी ऑप्शन नहीं है तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। यूनानी लेखक, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेंड्रोकोटस, ऑप्शन नंबर सी। यूनानी में जो है इसको सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है किस यूनानी लेखक ने कहा कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्टिन ने कहा था कि एरियाना प्रदेश जो है चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसमें जो है सबसे अधिक, देखिए एक आदमी सिंगल नहीं है, सबसे अधिक जो मोगली पुत्र को जाता है, उसके बाद जो है उपगुप्त को भी जाता है, और उसके बाद जो है निग्रोध को भी जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक से अधिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वें वर्ष। देखिए 10वें वर्ष वर्ष में जो है उन्होंने बोध गया की यात्रा की थी। 8वें वर्ष उन्होंने जो है कलिंग युद्ध लड़ा था, और 20वें वर्ष जो है धम्म की यात्रा की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा 10वें वर्ष। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बौद्ध धाम और संघ में अपनी विश्वास प्रकट की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुर्ज, यानी भबरू अभिलेख। ये जो है राजस्थान में है, राजस्थान के विराटनगर में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा भबरू अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांवों आता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 गांव आता था। मौर्य प्रशासन के संग्रहण में जो है 100 गांव आता था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है कौटिल्य अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचर का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार के गुप्तचर का जो है वर्णन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूप दशरथ को जो है मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मौर्य शासन में हिंदी के किन महीनों से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आषाढ़ से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मौर्य काल में किसने नागार्जुन पहाड़ी पर कुछ गुफा विहार का निर्माण कराया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक के पुत्र दशरथ। दशरथ ने जो नागार्जुन के पहाड़ी पे 4 गुफाएं बनवाया था। तो राइट आंसर दशरथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला एरो अभिलेख के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रवि कीर्ति। ये रवि जो है कीर्ति जो है इस अभिलेख को जो है लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासन रोहन हेतु उसे उत्साहित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सिंहनाद। सिंहनाद जो है उसका सेनापति था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन करा किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी स्थापित की थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम ने इस क्वेश्चन नंबर 22 करा किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजराज प्रथम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजधीराज प्रथम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजधीराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 24 करा सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बदायूं। कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? बदायूं। बदायूं कहाँ पे आपका? तो यूपी में है। तो पहला बार जो है इसको गवर्नर यूपी का यानी बदायूं का बनाया गया था। अभी बदायूं ये यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन इजदौल को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तराइन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तराइन में। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन ऐबक को कितना खर्च करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 लाख चीतल। 1 लाख चीतल में जो इल्तुतमिश को खरीदना पड़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, यानी 1229 में जो है इसको मान्यता दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन काल माना जाता है? तो देखिए 1236 से 1266 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश जो है 1236 में उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद उसकी बीवी शाह तुर्कान जो है सत्ता पे आई। तो 40 लोगों का एक समूह बनाया गया था, दल बनाया गया था जो दिल्ली पे जो है राज करता था। उसके बाद बलबन आया तो इन्होंने सबसे पहले जो है चालीसा दल को समाप्त किया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, चूंकि बलबन 1266 में सत्ता पे आया था और 1286 तक रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 करा, किस सुल्तान के अधीन नायब मवालिक का नया पद सृजन किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मुइजुद्दीन बहराम शाह जो है नायब मवालिक का जो है पद बनाया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब मवालिक कौन बना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इख्तियारुद्दीन एतगीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहाउद्दीन। गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम जो है बहाउद्दीन था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, नायब मवालिक के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमामुद्दीन रेहान को जो है बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीर उल मोमिनीन जो है ये कलमा खुदवाया था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दास वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैमूर था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कैमूर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राणा वीर साल के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, किस स्थान पर अकबर का राज्यरोहण हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालानौर। कालानौर में जो है अकबर का राज्यरोहण यानी सिंहासन पर सबसे पहले बैठाया गया था, तो कालानौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का जो है पिता का नाम हुमायूं था और माता का नाम हमीदा बेगम थी। और 38 क्वेश्चन कहता है, अकबर का अंतिम विजय किस वर्ष पर था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसिरगढ़ की लड़ाई। आसिरगढ़ की लड़ाई जो है अकबर का अंतिम अभियान था, विजय अभियान था। और इतिहासकारों ने कहता है कि आसिरगढ़ की लड़ाई में ही अकबर ने जो है सोने के चाबी का प्रयोग किया था। यानी इसका कहने का मतलब यह था कि आसिरगढ़ का किला बहुत ही मजबूत किला था। 6 महीना तक अकबर ने अपने फौज लश्करों को लेकर के वहां पे डेरा डंडी गिराया हुआ था, लेकिन वो किला खुल नहीं रहा था। लास्ट में जो है अकबर ने क्या किया, लालच देकर यानी सोने की असरफियां फेंक कर किले के दरबार के पास में, और इस वजह से जो है वहां का जो भी दरबान था लालच में जो है असरफी उठाने लगा और गेट जो है ढीला पड़ गया और गेट खुल गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि अकबर ने अंतिम अभियान में जो है सोने के चाबी का प्रयोग किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1589 में। और लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, चूंकि बुलंद दरवाजा अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बनवाया था और फतेहपुर सिकरी ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप अगर पीडीएफ चाहते हैं कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ मिले, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से जो है आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, वहां से आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं अगला सेक्शन। अब जो है हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट देखेंगे। तो ज्योग्राफी का पार्ट में जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का क्या विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2.4% भाग। 2.4% भाग पृथ्वी का जितना भी स्थल परसेंट भाग है यानी लैंड वाला पोर्शन है उसका 2.5% जो है क्या है, तो 2.5% जो है इंडिया है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। ये एनसीईआरटी से उठाया गया लाइन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 61 की 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है इंदिरा पॉइंट की विशेषता के बारे में बोल रहा है, तो इंदिरा पॉइंट की विशेषता के बारे में बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है वर्तमान समय में यह दृष्टिगत नहीं है, तो ये बात भी क्या राइट है। कहता है ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये भी सही पॉइंट है आपका। फिर यह कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो ये बात भी इसका क्या राइट है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी तीनों स्टेटमेंट इसका क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गारो, खासी और जयंती की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है, और गारो, खासी, जयंती जो है मेघालय राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय। नहीं, मेघालय में जो है ये गारो, खासी, जयंती है पहाड़ियां है, और ये पहाड़ी किसका भाग है, तो ये आपका अंडमान निकोबार का ये पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्वतारोपित घाटियों से होकर बहती है, यानी पर्वतों के बीच होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतलज और सिंधु। क्योंकि यही जो है पहाड़ियां सबसे अधिक है जो कश्मीर से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सतलज एवं सिंधु। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितनी जल प्रदूषित है। तो ये जो है संस्था बता रहा है नागपुर में जो है, ये कह रहा है क्या 70% भारत पे जो है जल क्या है, प्रदूषित जल, यानी पॉल्यूटेड जल कितना परसेंट है, 70%। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम में आपको दिखाना है। तो देखिए भारत का सबसे लंबी नदी जो है आपकी गंगा नदी है, तो इसका बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक होगा, तो फर्स्ट नंबर में जो है गंगा है, यानी गंगा जहाँ पे आगे में रहेगा वही इसका ऑप्शन होगा। चूंकि इसमें क्या कर रहा है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है क्या, घटते क्रम में ना, तो सबसे अधिक गंगा का है, उसके बाद क्या है सिंधु का, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून गरीय पवनों एवं दाब पेटियों का ऋतुवार हस्तांतरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का था राज्यों और उसके भौगोलिक क्षेत्र के वनछादित भाग के प्रतिशत के युग्म में से कौन सा युग्म, तो कह रहा है क्या कि स्टेट दिया हुआ और किस स्टेट में कितना परसेंट जो है आपका वन है। तो इनमें से जो है आपका एक भी सही नहीं है, चूंकि ये जो आपका 8.89.33 जो है ये मेघालय का है, तो ये दे दिया है किसके सामने में, अरुणाचल प्रदेश के सामने में, और मिजोरम का भी वो जो है 75 पॉइंट समथिंग है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा राइट आंसर, यानी ये जो है कोई भी मिलान सही नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा राइट आंसर, यानी 9 का ई आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उद्यान खबरों में इसलिए आया क्योंकि वहां अफ्रीका से 20 छोटे चीते छोड़े गए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे जो अफ्रीकी देशों से जो है 20 चीता जो है अब तक छोड़ चुका है, 50 चीते का जो है टोटल टारगेट है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कुनो नेशनल पार्क। 11 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है, घटते क्रम में दिखाना है। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है डेंसिटी जो है बिहार में है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी अगर दो भी स्टेट आपको याद है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे अधिक बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद केरला में, उसके बाद यूपी में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
12 नंबर क्वेश्चन सेंसेक्स से दिया गया था। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति हजार व्यक्ति में महिलाओं की संख्या पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 943 है। भारत में लिंग अनुपात जो है 943 है। अभी जो फिर सर्वे स्टार्ट हुआ है तो अब फिर नया डेटा आएगा, लेकिन अब तक जो पूछा जा रहा है पुराना डेटा ही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा, भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है, तो कहता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लगभग 3% भाग जो है हिमनदों से ढका हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन, भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी है, तो इसका जो है गेहूं भी जो है वहां पे उत्पादित होता है और चावल भी। बाजरा वहां पे नहीं होता है क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। गेहूं और चावल दो सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका अति संपन्न है, कहता है कौन सा खनिज के लिए जो है श्रीलंका जाना जाता है, तो लो आयस के बारे में इसमें नहीं है, सोना भी यहाँ पे नहीं पाया जाता है। लो आयस का सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में है, सोना सबसे अधिक चाइना में पाया जाता है, और कोयला सबसे अधिक अमेरिका में पाया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ई इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, म्यांमार की राजधानी क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेपिड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करा, बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर जो है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, चूंकि वह ये जो राइट आंसर जो होगा उसका 17.5%, तो सारे 17% के ऑप्शन में है नहीं, उसका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो संख्या है, तो इनमें से ऑप्शन में जो है नहीं है, क्योंकि अक्षांश की संख्या जो है 179 है और देशांतर की संख्या जो है 360 है, तो इनमें से दोनों मिलाकर के होना चाहिए, तथा है तो दोनों मिलाकर के होना चाहिए, तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर, नहीं 19 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, तुलनात्मक मापन की विशेषताएं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक सरल मापों के संयोग होता है, मतलब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन, तुलनात्मक मापन करने का तो कंपैरिजन करना, तो कंपैरिजन दो व्यक्तियों के बीच होगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का निम्नलिखित बिहार के किस जिले में बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमुई। जमुई में जो है सबसे अधिक बॉक्साइट पाई जाती है। जमुई के अलावा बॉक्साइट जो है मुंगेर और रोहतास में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है तो मुंगेर और रोहतास है नहीं, अगर वो होता तो एक से अधिक हो जाता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जमुई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्कन लावा के अपक्षेप के द्वारा, क्योंकि दक्कन लावा ही से जो है टूटा हुआ पहाड़ से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंबल बेसिन, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंबल बेसिन। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस क्षेत्र में कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो आपका इसका जो है सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि बाबा बुदन नामक एक फकीर जो था, तो सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ी पे जो है कॉफी को बोया गया था, बीज फेंका था, तो कॉफी जो है नीलगिरी की पहाड़ी में ही भारत में सबसे अधिक पाया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, देखिए कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, तो नागार्जुन सागर परियोजना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
चूंकि मयूरभंज परियोजना ये जो उड़ीसा में है तो ये महानदी पर होगा। जवाहर जवाहर सागर बांध परियोजना ये आपका राजस्थान में है। तो आपका कृष्णा नदी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र और कर्नाटका होता हुआ बहती है और आंध्रा होता हुआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर। और नागार्जुन आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है, जो आंध्र प्रदेश में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में मत्स्य उत्पादन का अग्रिम देश कौन सा है? मतलब राज्य होना चाहिए, प्रदेश सॉरी, कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 करा भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। गेहूं के बारे में अगर पूछेगा तो आपको मध्य उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यूपी जो है भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। 28 नंबर क्वेश्चन भारत में कौन सी अयस्क यानी मैग्नीज अयस्क का 2023 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा करता है। और मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश हीरो का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश का एक जिला है पन्ना जिला, वहां से जो है हीरे सबसे अधिक भारत में पाए जाते हैं। तो आपका इसका जो आंसर होगा मैग्नीज के लिए सबसे अधिक उत्पादन करने वाला उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित ऊर्जा समूह में कौन सा समूह परंपरागत है? मतलब रीन्यूएबल एनर्जी है। तो आपका रीन्यूएबल में सोलर एनर्जी हो गया, पवन एनर्जी हो गया और भूताप एनर्जी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। रीन्यूएबल कहने का मतलब है कि इसका प्रयोग जो है बार बार होते रहता है। जैसे कोयला है, नॉन रीन्यूएबल है, इसका एक बार यूज करने के बाद और होगा नहीं। ये भी जो इसमें भी कोयला है, तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है पेट्रोलियम क्षेत्र है और कुछ राज्य का नाम है। तो आपका ये जो है हुजरी जोन, ये जो है आसाम में नहीं पाया जाता है। और बाकी को क्लोथ तेल क्षेत्र जो है गुजरात में, ये सही है। और लूनेज तेल क्षेत्र ये जो भी गुजरात में, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 31 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ भी जो है कुछ जगह दिया हुआ और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का नाम दिया हुआ, आपको देखना उद्योग का नाम है। तो ये जो है विशाखापट्टनम स्टील ये सही है। बोइंग्स ये जो है आपका गलत है। और भोपाल ये जो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सतत विकास की विशेषता कौन सी है? तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच संतुलन। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस देश के साथ होता है? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए के साथ भारत का सबसे अधिक इंटरनेशनल व्यापार होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोयला और उसका क्षेत्र दिया हुआ है। तो ये तालचेर जो है उड़ीसा में, ये बात सत्य है। और ये आपका उड़ीसा में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, और ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, सिंगरौली छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। 36 नंबर क्वेश्चन सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। जो सुंदरवन का डेल्टा जो है आपका पश्चिम बंगाल में है और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है यहाँ पे राज्य दिया हुआ और केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है। इनमें क्या कह रहा है कि जनगणना के अनुसार लिटरेसी रेट पूछा है कि सबसे अधिक से कम किधर की तरफ जा रहा है। सबसे अधिक केरला में है, उसके बाद लक्षद्वीप में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरला के बाद लक्षद्वीप इसी में है। बाकी इसमें केरला के बाद गोवा है, तो ये नहीं होगा। इसमें जो लक्षद्वीप पहले है, तो ये नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में शीशे का अग्रिम उत्पादक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। अलवर और जावर की खाने जो है सबसे अधिक शीशे का उत्पादन करता है, क्योंकि शीशा और सिल्वर को क्या कहा जाता है, शीशा और चांदी को ये जुड़वा खनिज कहा जाता है, और ये दो खाने बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 39 क्वेश्चन का रहा, पाल घाट दर्रा में किसको जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरला और तमिलनाडु को पाल घाट जोड़ता है। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 ये जो है श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सेक्शन। अब जो है हम लोग इकोनॉमिक सेक्शन देखेंगे, पार्ट जो है 3। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि लोहा इस्पात उद्योग किसके निकट स्थापित किया जाता है, तो इसके लिए जो है कच्चा माल और अयस्कों की उपलब्धता, पहला तो सही है। दूसरा है बाजार, ये भी सही है। तीसरा वन, तो वन नहीं होगा, यानी ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा सही, एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि COP 27 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, तो इसका जो है थीम था ऑप्शन नंबर 2 जलवायु परिवर्तन के लिए स्वतंत्र। मतलब ये जो है COP 27 जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सततता विज्ञान सतत विकास और डैश की अवधारणाओं का अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, कह रहा है देश के समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, तो ऑप्शन ए में कहता है देश में समाज के सभी वर्गों के भागीदारी, सक्रिय भागीदारी, तो ऑप्शन ए तो सही है। उसके बाद कह रहा है देश में केवल व्यापारिक, देखिए केवल वर्ड आ गया तो सिर्फ केवल व्यापारियों के लिए फायदा नहीं हो रहा, तो देश में केवल समाज के, देखिए सिर्फ समाज के लिए नहीं, दोनों के लिए हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन जो है सभी वर्गों के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य की संख्या कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 जो है सतत विकास लक्ष्य को रखा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNDPS को जाना जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रियो 2012, ऑप्शन नंबर सी। रियो 2012 जो है इसको जाना जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन में, तो आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें, तो कह रहा है कि नंबर 1 में कह रहा है ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियां, तो ये आपका जो है सही है। बाह्य वाणिज्यिक उधार, ये बात भी सही है। NRI जमा, ये बात जो है गलत है, तो यानी ए और बी सही है, तो कौन सा ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर बी में है, ए और बी सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल है, तो अनौपचारिक जो इनफॉर्मल हो गया यहाँ पे, रैंडमली कोई भी चीज जो होता है उसके लिए, कहता है कारीगर, कुटीर उद्योग, उद्योगपति, छोटे व्यापारी, चाय की दुकानों के मालिक, ये बात सत्य है, अनौपचारिक में आता है। कचरा बीनने वाले, जिनकी अनाधिकृत टैक्सियां, मरम्मत करने वाले, ये बात भी सत्य है। स्वरोजगार, स्वरोजगार इसमें अनौपचारिक में नहीं आएगा। कम पूंजी कौशल विकास, ये भी आपका नहीं आएगा, तो एक और दो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक और दो इसमें सही है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है अतिरिक्त उत्पाद की प्रति यूनिट के लिए उपयोग की गई अतिरिक्त पूंजी को कहा जाता है, तो एक्स्ट्रा जो पूंजी होगा तो वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर।
10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि विज्ञापन किस सूची में रखा गया है? तो आपका राइट आंसर जो है कृषि जो है राज्य सूची के विषय है, तो ये राज्य सूची ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सूची। 11 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा उत्पादन और आय में वृद्धि के साथ उच्च स्तर पर व्यावसायिक गतिविधि को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए भूमि, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का समूह क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयु संरचना, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर, आयु संरचना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, लिंग अनुपात क्या है? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रति 1000 व्यक्ति में महिलाओं की संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से परिणाम है? तो एक बड़ा हिस्सा किसका परिणाम होगा, जन्म दर का। तो उच्च जन्म दर का, उच्च जन्म दर होगा तो एक परिणाम क्या आएगा, बच्चे की संख्या अधिक होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन का था, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण पिछड़ा जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है? मतलब जनसंख्या अगर घट रहा है तो क्या रीजन है? तो कह रहा है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, बिहार इलाका और प्रतिकूल जलवायु। अगर अनुकूल होता तो फिर नहीं होता, या प्रतिकूल जलवायु कह रहा है और एरिया खराब होगा, तो ऑब्जेक्टली है क्या है कि जनसंख्या जो है पिछड़ेगा ही, डेवलप नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से एक निश्चित समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा को मापने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संकेत क्या है? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लिंग अनुपात। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिंग अनुपात। महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो है समानता को मापा जाता है लिंग अनुपात से। 17 क्वेश्चन करने से कौन सा एक तृतीय यानी टर्सरी सेक्टर नहीं है? तो टर्सरी सेक्टर जो आपका नहीं है, भवन निर्माण। भवन निर्माण क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। भवन निर्माण क्या है, सेकेंडरी आपका जो है सेक्टर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भवन निर्माण। टर्सरी सेक्टर में नहीं आता है, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। बाकी जो है बैंकिंग, परिवहन, संरचना, ये टर्सरी सेक्टर में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 18 नंबर, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2.4%। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, भारत में किस वर्ष को एक महान जनसंख्या विभाजन माना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी 1921 में जो है जनसंख्या विभाजन वर्ष माना जाता है, जो कि जनसंख्या इसमें निगेटिव में चला गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, जनसंख्या के निम्नलिखित प्रयासों में से कौन सा जनसंख्या के आकार को नहीं बदलाता है? तो आपका नहीं जो क्वेश्चन पूछा है आपको, इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जो है सब कोई बतलाता है, जैसे बाहरी प्रवास, आंतरिक प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास नहीं बदलाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर होगा। 21 प्राथमिक गतिविधियों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो प्राथमिक में शिक्षा जो है आपका शामिल नहीं होता है, शिक्षा जो है ये टर्सरी में आ जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 नंबर, निम्न में से कौन सा एक बाजार गतिविधि है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में अनुसूचित जाति का सबसे अधिकांश जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सबसे अधिक जो है जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति का एमपी मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश आपको ऑप्शन में है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कार्यक्रम जो है 2000 में लॉन्च किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम दय योजना। ये जो है 2000 में लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
25 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो इसका आय विधि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आय विधि। गरीबी रेखा के अनुमान लगाने वाला विधि कौन सी है? तो आय विधि है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 27 नंबर, गरीबी को मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में औसत कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2400 कैलोरी। ठीक है, गांव में रहने वाले व्यक्तियों के लिए 2400 कैलोरी है। अगर शहर में रह रहा है तो शहर के लिए कितना, 2100 कैलोरी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लोग शारीरिक श्रम में लगे हुए हैं। क्योंकि आदमी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फिजिकली वर्क करता है, इसीलिए अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है? देखिए, आर्थिक विकास का निम्न स्तर, ये तो गरीबी का कारण है, नहीं पूछा है या नहीं पूछा है, तो ये तो है कारण, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है गरीब ग्रामीण से शहर भारत में लोगों का प्लान, ये बात भी सही है, तो ये नहीं पूछा है, तो ये बात भी नहीं होगा। भूमि का असमान वितरण, ये बात भी सही है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है नरेगा किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए, नरेगा किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि नरेगा जो है 2 फरवरी 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। तो 2 फरवरी 2006 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, 2006 भी होता तो होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बना था 2005 में, लेकिन लागू 2006 में हुआ है। और यहाँ पूछा कब लागू हुआ था, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसे गरीबी का सामाजिक सूचकांक नहीं माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि नहीं पूछा है तो राइट आंसर ए हो जाएगा, परिवहन के साधनों का कम होना। ये जो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, जननांगी संक्रमण की द्वितीय अवस्था को सुलभता से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट। जननांगी संक्रमण क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट, विस्फोट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करना संकेत है, कौन सी का संकेत है? तो बाजार में अधिक तरलता, लिक्विडिटी अधिक होने के कारण जो है बैंक दर को कम किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करता है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इसका जो है सी सही होगा, क्योंकि इसमें 1, 2 और तीनों तीनों कथन सत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में घाटे के वित्त पोषण का उपयोग के लिए संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक विकास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है GNI GPL गेल इंडिया बायोगैस संयंत्र बिहार में किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा बहरपुर, बक्सर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बक्सर में। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करों को नहीं देना। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले या बिहार की किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, कोसी नदी। डगमारा जल विद्युत परियोजना जो है कोसी नदी पर बनाया गया है।
39 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य बीज निगम को INSO प्रमाण पत्र मिलता है, निम्नलिखित में पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। तो आपका A, B और C तीनों सही है, तो किसमें तीनों सही है? तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2022-23 के बजट के संशोधित अनुमान की तुलना में उधार के अलावा 2023-24 के बजट में कुल प्राप्तियों में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर उम्मीद की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 6%। तो आपका इकोनॉमिक सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल सेक्शन। अब हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन देखते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस सेक्शन में जो है पहला क्वेश्चन कहता है कि एक इसमें जो है कथन दिया हुआ है और उसका 2 रीजन दिया हुआ है। तो कथन के हिसाब से आपको रीजन का आंसर देना है। तो स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि हम जितने योग्य हैं उससे बेहतर शासन नहीं किया जा सकता। ये उसका स्टेटमेंट हुआ। स्टेटमेंट के अंदर ही आपका जो है कंक्लूजन होना चाहिए। तो कंक्लूजन 1 में कहता है न्याय हेतु मानव की क्षमता लोकतंत्र को संभव बनाती है। ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन ये राइट है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अन्याय के प्रति मानव का झुकाव लोकतंत्र को अवश्य बना देता है। ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत है। तो स्टेटमेंट एक सही है और एक क्या है गलत है। तो आप इसका राइट आंसर देखते हैं कि किस हिसाब से होगा। यानी इसका आंसर जो होगा केवल स्टेटमेंट दूसरा सही होगा। केवल क्या होगा? स्टेटमेंट दूसरा ही स्टेटमेंट क्या है सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है? यह संदेह से परे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जेके गिलबर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है, यह संदेह से परे है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कुछ जो है एक स्टेटमेंट है और उसके आगे में जो है वो टिप्पणी करने वाले का नाम लिखा हुआ है कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट जो है ये इस तरह का बातें कही है। तो पहला में जो है लौकी का स्टेटमेंट है सभी गरीब सबसे मूर्ख एवं सबसे अयोग्य लोगों के शासन के रूप में लोकतंत्र है। तो ये बात जो है पहला स्टेटमेंट जो इसका इसके सामने में ये क्या है सही है। अब जो है दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है कि पृष्ठभूमि के अभिजात तंत्र के रूप में लोकतंत्र, ये बात भी जो है टेलीरेट का है। ये भी स्टेटमेंट आपका जो है ये भी इसके मैच में सही है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि मस्तिष्कहीन एवं मूर्खों के शासन के रूप में लोकतंत्र, ये बात भी जो है इसका H.G. वेल्स का ये भी स्टेटमेंट आपका जो है मैच कर रहा है। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या है? मूर्खता से पूर्ण शासन के रूप में लोकतंत्र, ये फोगेट का है। ये भी स्टेटमेंट आपका जो है सही है। तो मतलब स्टेटमेंट जो है जितना भी स्टेटमेंट है एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक का एक, दो का दो, तीन का तीन और चार का चार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है तो पहला आपका ए नंबर में कह रहा है यह अधिक उत्तरदायित्व शासन का रूप है, ये बात सत्य है। उसके बाद दूसरा में कह रहा है भारत में लोकतंत्र के शासन को खाद्य सुरक्षा हेतु जवाबदेह बना दिया है, ये बात भी सत्य है। चूंकि कोविड में आप देखिए कितना करोड़ लोगों को जो है खाद्य दिया गया, अभी भी दिया ही जा रहा है गरीबों को। तीसरा स्टेटमेंट कहता है लोकतंत्र अपेक्षा करता है कि शासन को लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान दें, ये बात भी जो है लोकतंत्र का बात सही है। तो आपका ये जो है एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा GDH कोले। GDH कोले जो है इसके बारे में कहा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका विचार था कि लोकतंत्र के सभी रोग अधिक लोकतंत्र द्वारा ठीक किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AK स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड स्मिथ का था स्टेटमेंट ये, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में भारतीय वन सेवा निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था?
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1864 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1864। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सन 1906 में निम्न में से किस स्थान पर अस्तित्व में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देहरादून। देहरादून कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देहरादून। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र की तत्कालिक विश्व में कमजोरियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कमजोरियों के बारे में बताया कि लोकतंत्र की जो कमजोरियां है तो कहाँ पे सत्य है। कहता है लोक नंबर 1 में कहता है लोकतांत्रिक शासनों के निर्णय लेने हेतु उसको कार्यात्मक रूप परिणाम बहुत समय लगता है। ये बात क्या है? सही है, इसलिए लोकतंत्र कमजोर होता है, ज्यादा समय लगता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट में कहता है राजनीतिक दल अधिकांशतः लोकतांत्रिक शासकों को अनैतिक एवं शक्तिहीन मानते हैं। ये बात भी आपका सही है। उसके बाद कहता है इसमें क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों से अधिक शक्तिशाली होता है। ये भी बात सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। तो अब इसमें स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वमान समय में लोकतांत्रिक के अनुकूल है? तो पहला स्टेटमेंट में कह रहा है कि लोकतंत्र में तत्कालिक कार्यकुशलता का ह्रास किया जाता है। ये बात क्या सही है। फिर कहता है लोकतंत्र लंबे समय में अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। ये बात भी क्या सत्य है। फिर कहता है अधिनाम पद के चयन के स्थान पर लोकतंत्रों के अंतर्गत आवश्यक सुधारों किए जाने के लिए आवश्यक है। ये बात भी सत्य है। इसका जो है तीनों स्टेटमेंट क्या सही है। तो आपका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर एक से अधिक। 11 नंबर क्वेश्चन का था संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से किस देश में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है इसको मतलब संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत का अनुसरण करता है। हम लोग जो है इसको नहीं करते हैं, चूंकि मेरा जो है सबसे बड़ा क्या सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद राष्ट्रपति है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग इनमें से किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काका कालेकर। काका कालेकर जो है पहले पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासतों के शासक जो है पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? तो देखिए ये चूनागढ़ है, यहाँ का भी शासक चाहता था कि पाकिस्तान में शामिल हो जाए, हैदराबाद का भी चाहता था और कश्मीर का भी चाहता था। तो ये जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब जो हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो के थ्रू जो है भारत में लेके आया, कश्मीर को जो विलय पत्र के द्वारा लेके आया और चूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के आधार पर। यह पूछा कौन सा शासक रहना पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था? तो तीनों का शासक, लेकिन जनता भारत में रहना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो स्टेट ये 1 नंबर में कहता है केवल ऐसी नीतियों का निर्माण करना जो भारत के गरीबों से मुक्त पाने में सहायक हो। ये केवल वाला नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद केवल आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। फिर केवल कहता है आधुनिक उद्योग आधारित निर्माण करना, ये बात भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इनमें सभी बातों को कहा गया है। योजना आयोग जो 1950 में बना था, इसमें जो सभी बातें कही गई थी कि भारत को कैसे डेवलप किया जाए, उसके बाद जो है योजना आयोग के बाद अभी जो है 2014 में इसको समाप्त करके 2015 में जो है नीति आयोग का गठन किया गया, उसके बदले में रिप्लेस करके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से गांधी की स्वतंत्र भारत के संविधान से कौन सी अपेक्षा थी? गांधी जी जो है स्वतंत्र भारत होने के बाद जो है क्या अपेक्षा रखता था? तो इसका जो 1 नंबर जो है कह रहा है यह भारत को दासता एवं संरक्षण से मुक्त दिलाने वाला होगा। ये बात सत्य है।
देश के अंतर्गत सभी समुदाय पूर्ण समझाते से रहने चाहिए। सही बात है कि कोई भी धर्म जो है, किसी धर्म के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं होना चाहिए। फिर कहता है महिला पुरुषों के समान भारत में समान अधिकारों को उपयोग करेंगे, ये बात भी सही है क्योंकि सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में किसी विधि तथा शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में से किस में पाया जाता है? तो आपका जो है सही आंसर क्या होगा? कहता है कि पहले नंबर में कहता है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में, ये बात भी सही है। संविधान के राजनीति निर्देशक तत्वों में, ये बात भी सही कह रहा है। कि संविधान की प्रस्तावना में, ये तो ऑलरेडी सही होगा ही। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न से भारत को संविधान निर्मात्री सभा की प्रतिक्रियात्मक समिति कौन थी? तो देखिए इसमें जो है वित्तीय एवं स्टाफ समिति ये तो था, राष्ट्रीय ध्वज और तत्व समिति ये भी सही था, भाषीय प्रांतों के आयोग की समिति ये भी सही था। तो ये सब समितियां थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। फिर 18 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन सदस्य थे? देखिए प्रारूप समिति के सदस्य में जो है टोटल 7 व्यक्ति थे। तो एन स्वामी अय्यर ये थे, अल्लादी कृष्णा अय्यर ये भी थे, टी कृष्णाचारी ये भी थे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी, प्रारूपी समिति द्वारा निम्न में से किस तिथि को घोषित की गई थी? तो आप लोग को पता है कि हम लोग हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, और ये कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को, 1949 को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन का तरह किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश के रूप में दलीय संगठन बतलाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न से किसके बारे में भारत के लोगों को अविश्वासित करता है? तो ऑप्शन ए में कहता है व्यक्तियों की गरिमा के बारे में, ये तो कहता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में, ये भी कहता है, लोगों के समान स्तर एवं अवसर के बारे में, ये भी कहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी? तो टोटल जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, 5 प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन, बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र है? देखिए बिहार जो है भारत के ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र है बिहार भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप में के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन कह रहा है कि पहला ए में कह रहा है कि यह प्रकृति से गणतंत्र तथा पर गतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं में मेल खाते हैं, यह बात सही है। कहता है यह धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से पृथक रखते हैं, यह बात भी क्या है? सही है। जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही होता है कि सबका अपना अपना धर्म होना चाहिए। कहता है यह प्रत्येक राज्य समुदाय को संसद की संप्रभुता अधिकता को तख्त रखता है, यह बात भी क्या सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। 25 नंबर क्वेश्चन का निम्न से भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचन की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है ऐसे निर्वाचनों में प्रत्येक व्यक्ति वोट के समान महत्व के साथ साथ वोट देने का अधिकार रखता है, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा में कहता है ऐसे निर्वाचनों में मतदाताओं को नियमित अंतराल पर वास्तविक चयन के अवसर प्राप्त होते हैं, यह बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है ऐसे निर्वाचन
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाते हैं। ये बात भी लोकतंत्र के बारे में एकदम 100% सत्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी एक से अधिक। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन देश में राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में सत्य है? तो ऑप्शन ए में कहता है यह भविष्य के नेताओं के चयन का मार्ग प्रस्तुत करता है, यह बात सत्य है। दूसरा कहता है यह राजनीतिक व्यवस्थाओं को लंबे समय में कार्य करने हेतु अच्छे से अच्छे बनाते हैं, यह बात भी आपका सत्य है। तीसरा कहता है यह लोगों को उनकी सेवाओं हेतु पुरस्कृत करते अथवा ऐसा ना करने वालों को दंडित करने के अवसर प्रदान करते, यह बात भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 करा निम्न में से भारत में कौन सा राज्य अपनी अनोखी सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष स्तर पर धारण करता है? ये देखिए तीनों जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं, असम भी है, नागालैंड भी है और आपका अरुणाचल प्रदेश भी है। तो इसका सही आंसर एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 का था निम्न में से कौन सी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं सूची में उल्लेखित है? देखिए बोडो डोगरी ये है, उड़िया सिंधी ये भी है, नेपाली और संथाली ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि टोटल कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। टोटल जो है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिला है। तो इनमें से जो बोडो डोगरी मैथिली संथाली इस तरह की भाषाएं हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कितने सीटों भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतराल महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती है? तो देखिए महिलाओं के लिए जो है अगर भारत में पूछेगा तो 1/3 जो है 1/3 है भारत में महिलाओं के लिए स्थानीय शासन के लिए। और बिहार की अगर बात बोला जाए तो 1/2 यानी 50% जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है स्थानीय शासन के लिए यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में निम्न में से भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्मित किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 102 में संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसके बारे में किया गया था पिछड़ा वर्ग जाति के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 31 में कहता है संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में पाई जाती है? तो इसका शपथ के बारे में जो है तीसरी अनुसूची में बात की गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बात किया गया है। पहली अनुसूची में जो है राज्य के बारे में बात किया गया है जो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। दूसरी अनुसूची में नागरिकता के बारे में बात की गई है जो 5 से लेकर के 11 तक है। और तीसरी अनुसूची जो है मौलिक अधिकार है जिसमें 12 से लेकर 36 तक की जो बात की गई है उनमें से आपका तीसरा अनुसूची आता है जो आर्टिकल 18 में आता है कि शपथ कोई भी मंत्री शपथ लेंगे। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरी अनुसूची। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है आपातकाल के दौरान संसद की समय अवधि को बढ़ाने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन ए में कहता है कि इसको एक बार में आपातकाल में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये बात सही है। एक बार में 1 ही वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसे 3 वर्ष तक किया जा सकता है या जब तक जरूरत पड़े तब तक कर सकते हैं। दूसरा में कहता है कि इसको एक बार में आपातकाल में 8 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो 8 माह तक के लिए 1 वर्ष के लिए। तीसरा कहता है कि इसको आपातकाल के रूप में जाने के बाद 6 माह तक के लिए, नहीं तो 6 माह इसके लिए नहीं होता है, 1 वर्ष है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 33 का था निम्न में से मंत्रियों के बारे में देश के अंतराल कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए में कहता है कैबिनेट मंत्री बड़े मंत्रालयों के प्रभारी एवं मंत्री परिषद के रूप में कार्य करते हैं, यह बात सही है। दूसरा कहता है स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों के प्रभार तथा आमंत्रित किए गए बैठकों में भागीदारी होती है, यह बात भी सही है। तीसरा कहता है राज्य मंत्री परिषद की सहायता हेतु होते हैं, ये बात भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1 से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा।
34 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्यता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 1976 में। और 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो ये 1978 में। इसको जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक संशोधन मिनी इसी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर कह रहा 35, निम्न में से कौन सा प्रावधान भारत में न्यायपालिकाओं को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं? तो न्यायपालिका के बारे में बात कही है, तो इसमें संवैधानिक क्या नियुक्तियां होती है, यह बात सत्य है न्यायपालिका के लिए। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं तथा वे पद प्रकाश ग्रहण करने उपरांत वकालत नहीं कर सकते, यह बात भी सही है। अपने न्यायिक व्यवहार हेतु प्रति के दृष्ट आलोचना से मुक्त होते हैं, बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जितना भी लोक विधानसभा का सीट होता है उसका 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मैक्सिमम जो है 1/3 होना चाहिए और मिनिमम जो है 40 होना चाहिए। 40 इससे कम जो है विधान परिषद की सीट नहीं होनी चाहिए। तो बिहार में जो है अभी फिलहाल 75 विधान परिषद के सीट है, यानी 1/3। और विधान जो है सभा की सीट जो है तो 243 है आपके बिहार में विधानसभा की सीट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर का था, भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के बारे में सही बताता है? तो इसमें कहता है ऑप्शन ए में कहता है नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध नहीं, केवल राज्य के विरुद्ध नहीं होता, यह प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा इसका उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध उपलब्ध। ये बात सही है। यह अधिकार जीवन की गरिमा का वादा नहीं करता, नहीं वादा करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जो है किया गया था। तो 86वां ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। 39 क्वेश्चन का था निम्न से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौतियां, राजनीतिक दल की क्या मुख्य चुनौतियां हैं? ऑप्शन नंबर ए दलों के अंतर्गत आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, ये बात सत्य है। दलों में सर्वप्रथम होने के लिए तथ्यात्मक उत्तराधिकारियों की व्यवस्था का अभाव, ये बात भी सही है कि सब कुछ चाहता है कि हम आगे। फिर कहता है तीसरा में कहता है दलों में विशेषतः निर्वाचनों के द्वारा धन तथा भुजबल की बढ़ती हुई भूमिका, ये बात भी सही है। तो आपका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कहता है 40 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा भारत को लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जा सकता है? तो ऑप्शन ए में कहता है देश में वैध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।